नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और उसमें पढ़ रहे थे हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था चीफ मिनिस्टर। और आज हम लोग बात करेंगे वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के जो सहयोगी मंत्री होते हैं उन पर बात हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं राज्य की मंत्रिपरिषद और यहाँ पर आपको मैं बता चुका था सीएम और मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स। तो सीएम के बारे में डिटेल में हमने 2 लेक्चर पढ़ाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप देख लीजिएगा। जिन्होंने ना देखा हो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां पर क्लिक करके। आज हम लोग बात करेंगे अदर मंत्रियों की। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, जब हमने आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था तो वहां पर हमने पीएम और उनके सहयोगी जो मंत्री थे वो पढ़ाया था। बिल्कुल सेम तरीका है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, सेम है वही एग्जैक्ट। बस यहाँ पर हम आपको याद दिलाएंगे और आपको याद आता चला जाएगा। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तुरंत पकड़ लेंगे चीज़ों को, और जो लोग वो यूनियन एग्जीक्यूटिव नहीं देखे हैं तो वो चाहकर हमारे एप्लीकेशन पर उसे देख सकते हैं। चलिए, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, ये 3 प्रकार के होते हैं मेनली। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, और दूसरे राज्य मंत्री, और तीसरे उप मंत्री। ओके, तो मुख्य तौर पर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब कभी कभी एक मंत्री आप और देखोगे, जैसे हम लोग देखते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये जो राज्य मंत्री होते हैं इन्हीं से एक और कैटेगरी निकल के आती है, राज्य मंत्रियों से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो एक चौथी कैटेगरी भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन मुख्य तौर पर ये 3 होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये सबसे पावरफुल मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट के मेंबर होते हैं, यानी मंत्रिमंडल के मेंबर होते हैं। एक होता है मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर जान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पर बात करें, ये जो बड़ा वाला सर्किल है ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, और इस सर्किल को अगर हम लोग कहें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद, तो इसके अंदर एक हम और छोटा सर्किल बनाते हैं। ये जो छोटा सर्किल होता है ये बताता है मंत्रिमंडल को, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। ओके, अब आप देखो ये जो मंत्रिमंडल होता है इसमें यहाँ पर चूंकि स्टेट की बात हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा सीएम और प्लस कैबिनेट मंत्री। कौन? कैबिनेट मंत्री। बहुत शार्ट में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री। और इस छोटे वाले सर्कल के बाहर और बड़े वाले सर्कल के अंदर होंगे राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री। अब आप इस वेन डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि जो छोटा सर्कल है इस बड़े सर्कल के अंदर उसमें सीएम और कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये छोटे सर्कल के अंदर जो है सीएम और कैबिनेट मंत्री वही होता है मंत्रिमंडल। और मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री और उप मंत्री भी आ जाते हैं, और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं वो भी मंत्रिपरिषद में ही आएंगे, कैबिनेट में नहीं आएंगे, मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो कैबिनेट है ना, कैबिनेट ये चुंबक टाइप है ना, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा जान है, पूरी पावर इसी कैबिनेट में है, ठीक है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये सबसे पावरफुल मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, इनको डिपार्टमेंट दिया जाता है। जैसे हमने देखा शिक्षा मंत्री है ना, तो शिक्षा मंत्री में कैबिनेट मंत्री हो गए, एक शिक्षा राज्य मंत्री होंगे, ठीक है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये अपने विभाग के हेड होते हैं और इनका सहयोग करने के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। तो राज्य मंत्री इनका सहयोग करते हैं और उप मंत्री भी इनका सहयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो राज्य मंत्री होते हैं उनमें से किसी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया जाता है, मतलब कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट इनको दे दिया जाता है। क्लियर? तो उप मंत्री को कभी भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है?
राज्य मंत्री को। तो 3 प्रकार के मंत्री यहाँ पर आपने देखे। अगर हम चौथे की बात करें तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो कोई अलग कैटेगरी नहीं है, बेसिकली वो राज्य मंत्री से ही निकल कर आता है। क्लियर? चलो, तो ये यहाँ पर बात हो गई मंत्रियों के प्रकार। ऐसा हमने आपको जब यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था तो वहां भी हमने आपको बताया था पीएम को लेकर, आप देख लीजिएगा उसको। अब हम लोग बात करते हैं ये जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है, ये मंत्रिपरिषद कितनी, इनका आकार कितना बड़ा होगा, मतलब इसमें कितने मंत्री होंगे। एक बात याद रखिएगा, इसमें प्रावधान किया गया है मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब विधानसभा का 15%, 15% से अधिक नहीं। क्लियर? एक बात आपको याद रखनी है, ये मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगा। ओके, तो जब हमने आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था तो वहां पर जो हमारी संघ की मंत्रिपरिषद होती थी तो वहां कितना आकार होगा, तो वहां लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। अब यहां पर एक दूसरी बात आपको और जाननी है भाई, ये तो हो गई अधिकतम, लेकिन ये मुख्यमंत्री को मिलाकर, ठीक है, तो 15% से अधिक नहीं होगा। लेकिन क्या मिनिमम का भी कोई क्राइटेरिया है? बिल्कुल। तो राज्यों में मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 से कम नहीं होना चाहिए, यानी मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। 12 से कम नहीं होना चाहिए। 12 से कम नहीं होना चाहिए। अब ये अंडरस्टूड है भाई, यहां पर देखो बच्चों, 12 कैसे होंगे, 1 + 11, तो 1 कौन होगा, 1 ये सीएम होंगे और 11 अन्य मंत्री। 1 + 10 हो ही नहीं सकता, 1 + 10 हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। 1 + 10 होगा तो 11 हो जाएगा, 12 से कम हो जाएगा। क्लियर? मान लो कोई राज्य है जिसका विधानसभा बहुत छोटा है, तो उसका 15% निकाला और 12 से कम हो गया, तो फिर फार्मूला यहां पर ये वाला फेल हो जाएगा। फिर तो मिनिमम संख्या भी देखनी पड़ेगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही था? जी नहीं, शुरू से नहीं था। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसमें प्रोविजन जोड़ा गया है। तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। तो 2003 के द्वारा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई। नोट करिए 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये प्रोविजन किया गया है। इतनी बात क्लियर? चल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ऐसे कुछ बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा, है ना, क्योंकि हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये सारी बातें आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो दूसरी बात जो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी वो अयोग्य हो जाएगा। देखो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो कोई सदस्य है, ध्यान समझना, ये है सीएम और ये है अन्य मंत्री, ये मंत्री है, हाँ मंत्री है। ओके चलो, जो मंत्री है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। क्लियर? तो ये विधानमंडल का सदस्य होगा, विधानमंडल का सदस्य होगा। और इसने क्या किया भाई, इसने क्या किया, इस मंत्री ने दल बदल लिया, यानी पार्टी बदल ली।
जैसे इसने पार्टी बदली तो ये सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा, यानी सदस्यता के लिए ये अयोग्य हो जाएगा। तो दल बदल लिया तो क्या परिणाम होगा इसका भाई? परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होने वाला है कि ये सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा, सदस्यता के लिए क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? क्या सदस्यता के लिए अयोग्य आ जाएगा, लेकिन मंत्री के लिए क्या योग्य रहेगा? नहीं जी नहीं। अगर सदस्यता के लिए अयोग्य हो गया तो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा साथ ही साथ मंत्री पद से भी अयोग्य हो जाएगा, मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? नोट करिए इसको फटाफट। ओके, चल, बहुत अच्छे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें यहां पर हम लोग करते हैं। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, जैसे मंत्री जो होते हैं ना, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है ना, उसमें जितने भी मंत्री होते हैं, ये स्ट्रक्चर में बार बार बनाऊंगा, मंत्री, तो ये किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राज्यपाल के प्रसाद, ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। अब तक तो आप लोगों को रट गया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भाई इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल जब चाहे तब इसे हटा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर? चल, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब ये होता है कि जब यहां पर सीएम अगर कहेंगे कि इस मंत्री को हटाना है तो ही राज्यपाल हटाएंगे, तो राज्यपाल तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है इनकी, सीएम के कहने पर हटाया जाएगा। और मान लो जैसे किसी मंत्री की बात सीएम से नहीं बनती है, कोई विवाद हो गया, तो सीएम क्या कहेंगे? भाई ये हम तो लीडर हैं पूरे ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मंत्री मेरी बात नहीं मानेगा, है ना? और मंत्री बात नहीं मानता तो सीएम क्या बोलेंगे राज्यपाल से कि जरा इनको देख लो, तो राज्यपाल इन्हें हटा देंगे फट से। ठीक है, ऐसे ही केंद्र में प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से कह के किसी भी मंत्री को बाइकॉट, ठीक है, हटा देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, अगली जो बात हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये संसद, जो हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है ना, संसदीय शासन प्रणाली, ये प्रणाली है मेरे देश में। ठीक है, हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से, बहुत बार बता चुके हैं। तो इस प्रणाली की विशेषता क्या है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती। ओके, वेरी गुड। ये तो प्रोमिनेंट फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, और ये बहुत बार पूछा भी गया है। और केंद्र की बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोअर हाउस के प्रति। ओके, क्यों? क्योंकि लोअर हाउस जो होता है ना, वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। तो रियल प्रतिनिधि जनता का कौन होता है? लोकसभा में या विधानसभा में जो मेंबर होते हैं, वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के आते हैं। इसलिए जिनको हमने चुन के भेजा है, जो हमारे प्रतिनिधि बने हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? जनता के प्रति होंगे। किसके माध्यम से? विधानसभा के माध्यम से। किसके माध्यम से? लोकसभा के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं फाइनली। क्यों? क्योंकि भारत में हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लगा के रखे हैं, तो हम अपने प्रतिनिधि को भेज दिए, है ना, और फिर हमारे प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे कौन? मंत्री। अब आप देखो, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का मतलब यह है, देखो, जैसे
ये रहे सीएम, ये रहे मंत्री और मंत्री, है ना, मंत्री। अब मंत्री 10 20 50 मंत्री यहाँ हो सकते हैं, कोई बात नहीं, जितने भी हो 10 20 50 जो भी हो। अब इसमें मान लो कोई एक मंत्री है, एक मंत्री ने कुछ गड़बड़ किया, एक मंत्री ने कुछ गड़बड़ किया, एक मंत्री ने गड़बड़ किया। अब क्या गड़बड़ कर सकता है? अरे उसकी मर्जी, जो गड़बड़ करना चाहे। गड़बड़ किया और इस मंत्री को पकड़ लिया गया और इसके खिलाफ लोकसभा में या राज्य है तो विधानसभा में मामला उठा दिया गया और ये सिद्ध हो गया कि इसने गड़बड़ किया। तो जब सिद्ध हो गया कि इस मंत्री ने गड़बड़ किया, तो जानते हो क्या है? तब इस मंत्री की अकेले जिम्मेदारी नहीं है, ये क्या है? सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। तो एक मंत्री ने गड़बड़ किया तो वो मंत्री अकेले नहीं जाएगा, पूरी मंत्रिपरिषद जाएगी। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके जाएंगे। ये इसकी विशेषता होती है सामूहिक उत्तरदायित्व का। मतलब मंत्री एक साथ तैरते, एक साथ डूबते, एक साथ तैरते, एक साथ डूबते। अब सीएम, अब देखो मामला क्या होगा। अब सीएम तो यार बेचारा डरेगा ही है। क्यों डरेगा? क्योंकि एक मंत्री अगर गड़बड़ कर दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद जाएगी, सबको लेके डूब जाएगा। तो सीएम तो बेचारा हाथ जोड़ेगा मंत्री से कि यार कुछ गलत मत करना, नहीं तो तुम जाओगे हम भी चले जाएंगे। तो सारे मंत्री तो परेशान कर देंगे सीएम को। ऐसा नहीं है। जानते हो, अगर कोई मंत्री सीएम की बात नहीं मानेगा तो सीएम तुरंत किससे बोलेंगे? राज्यपाल से। जरा इनकी खबर ले लो। तो इनको पहले ही निकाल के बाहर कर दिया, कान पकड़ा फेंक दिया निकाल के। बात समझ रहे हो? पेच समझो, पेच कॉन्सेप्ट समझो, मजेदार है। क्लियर हो गई बात? ओके। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब एक और भी होता है। अगर सीएम ने कोई निर्णय लिया, कोई डिसीजन लिया, अब ये सीएम का निर्णय केवल सीएम का निर्णय नहीं होता, ये पूरी मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। ऐसा अंडरस्टूड है। भले ही सीएम अन्य मंत्रियों से पूछे चाहे ना पूछे। क्यों? क्योंकि ये तो सभी का लीडर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मंत्री प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल के, बता ही दिया आपको। क्लियर? अच्छा, राज्यपाल शपथ भी दिलाते, तो बता ही चुके हैं हम आपको। राज्यपाल शपथ दिलाते नहीं, पहले ही बता चुके हैं। अगर ना याद हो तो आप फिर से सुन लो। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं भाई? राज्यपाल। तो मंत्रियों, चूंकि मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं तो इसी से जुड़े हुए पॉइंट डिस्कस करेंगे भाई। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा भाई? राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाते हैं। क्लियर? ओके, चलो बहुत अच्छी बात। शपथ किसकी दिलाते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब एक चीज याद रखिएगा, ये तो राज्य में जो मंत्री है ना, उनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप नोट लिख सकते हो भाई, नोट। जैसे मान लो जो यूनियन टेरिटरीज है ना, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे यहाँ 8 है। कितने भाई? 8। और 8 में कितने के पास विधानसभा है? तो 8 में से कितने के पास विधानसभा है? 3 के पास। और 3 वो कौन है? जल्दी बोलो। दिल्ली, पौंडीचेरी, जिसको आज हम पुडुचेरी कहते हैं भैया, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? इनके पास। तो यहां भी मंत्री होंगे कि नहीं होगी? दिल्ली की सरकार है कि नहीं है? बिल्कुल। तो यहां भी मंत्रिपरिषद होगी भाई, ध्यान समझना। यहां मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद होंगे तो इसमें मंत्री होंगे। तो इन मंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? क्वेश्चन हमारा ये है। कौन दिलाएगा शपथ? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर? क्योंकि वहां राज्यपाल है नहीं, वहां पर एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन वो शपथ नहीं दिलाएंगे। वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। इतनी बात याद रखिएगा। इसको नोट में आप डाल दीजिए कहीं पर, इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए फौरन, तुरंत। ओके, मजा आ रहा है? क्यों भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से और डिस्कस करते हैं, कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। ठीक? अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही दिया था कि कोई व्यक्ति हार गया है ना, सदस्य नहीं है विधानमंडल का, फिर भी उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर उनको कहीं ना कहीं से सदस्यता लेनी पड़ेगी, अदरवाइज मंत्री पद चला जाएगा। मंत्री ही नहीं बल्कि वो सीएम भी बन सकता है। अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो भी वो सीएम बन सकता है। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने में यदि वो
कहीं से सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो फिर वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। ये बातें आपको बता दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सरकार की जितनी भी कार्यपालक कार्यवाही वगैरह जितनी भी होती हैं वो सब राज्यपाल के नाम से होती हैं और केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। ये तो आपको पढ़ाई दिया गया है। ओके, अच्छा, अब आप देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मान लो यह है विधानमंडल, लेजिस्लेचर, विधानमंडल। चूंकि हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य विधानमंडल हो गया। ओके, तो अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में तो 2 हाउस है, विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। तो आप देखो, मंत्री यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो मंत्री मतलब चाहे विधानसभा से है चाहे वहाँ से है तो मंत्री तो बन जाएगा ये भैया। क्यों भाई, मंत्री इसको बनाया जा सकता है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो चाहे वो विधान परिषद का सदस्य हो। अब एक चीज़ याद रखना, अब ये मंत्री जो है, ये मंत्री अगर मान लो विधानसभा से आया, ध्यान समझना, अगर ये मंत्री कहाँ से आया, इसको मैं एरो दे देता हूँ इधर, ये वाला मंत्री विधानसभा से आया। ओके, तो क्या ये विधान परिषद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है? बिल्कुल भाग ले सकता है, वहाँ की कार्रवाई में भाग ले। देखो ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब कोई मंत्री है जो विधानसभा का मेंबर था और विधान परिषद की बैठक चल रही थी, तो ये मंत्री विधान परिषद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, कार्रवाई में, और बोल भी सकता है, बोल सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। बट मतदान यानी वोट नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। क्लियर? क्यों क्यों नहीं कर सकता? मतदान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये इसका मेंबर नहीं है। मेंबर कहाँ का है? विधानसभा का। तो अगर कोई मंत्री, निष्कर्ष ये निकला कि अगर कोई मंत्री एक हाउस का सदस्य है, 2 हाउस का तो हो नहीं सकता एक साथ, तो जिस हाउस का सदस्य वहां तो बोल सकता, बैठ सकता, भाग ले सकता, वोट भी कर सकता है, लेकिन दूसरे हाउस में सब कुछ कर सकता, वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वहां का वो मेंबर नहीं। कथन कारण का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यूपीएससी पीटी में कथन कारण का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत मजेदार है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत तेजी से, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया, इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट जरूर करिएगा, इसमें आप स्टार लगा दीजिएगा। मेरी बात मानिए, जो मैं बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, चलो। कहीं सर आपको कैसे पता? अरे अनुभव है भाई, पेपर हम थोड़ी ना बनाते हैं। मजेदार। चलो अब देखो, अब मामला यहां पर यह है कि जैसे देखो, जैसे मंत्री परिषद, भैया ध्यान दो बच्चों, मंत्री परिषद। ओके, अब ये रहे राज्यपाल, गवर्नर। तो राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल कुछ नहीं करेंगे, जो मंत्रिपरिषद कहेगी वही करेंगे। तो मंत्रिपरिषद की एडवाइस, सलाह से राज्यपाल कार्य करेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? समझ में क्या आ गई? तो बहुत बार बता चुके हैं, उसमें कौन सी समझने वाली बात है कि भाई। अब मामला में तो सर ये तो नई बात क्या है, तो आप बहुत बार बता चुके हो। नहीं, नई बात इसमें क्या है वो मैं समझाने जा रहा हूं। देखो ध्यान देना, मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसको न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जाएगा। हेलो, क्या बोला मैंने? है ना? तो इसमें क्लियर? अब देखो, ये मामला समझ गए। अब इसको मैं रब करता हूँ। एक बात और बड़ी अच्छी बताने जा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ, तो जो काफ़ी अच्छी लगेगी। अब और लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, ये ऐसे कैसे होता है। देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन के रूप में मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मंत्रिपरिषद, एक चीज, मंत्रिपरिषद
राज्यपाल, एक मैं लाइन बोलने जा रहा हूं, बहुत मजेदार है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देने के लिए सदैव बनी रहती है। बनी रहती है, ये किसने कहा? मतलब बनी रहती है, अगर रहती की जगह पर रहेगी लिख दें तो ज्यादा सही है। रहेगी, ये किसी ने बोला है, इसका मतलब है ना, या तो संविधान में लिखा होगा या तो किसी ने बोला होगा। संविधान में नहीं लिखा है, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। कब बोला था? 1971 में। तो 1971 में ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब मामला यहां पर मजेदार है। क्या मजेदार मामला है? जैसे अब सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, इसकी परिस्थिति क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। मान लो विधानसभा का विघटन हो गया, विधानसभा का विघटन, ये डिसॉल्व हो गई, विघटन हो गई, मतलब विघटित हो गई, का विघटन हो गया, विघटन हो गया। ओके, अब आप लोग ये बताओ कि विधानसभा का विघटन हो गया तो मंत्रिपरिषद की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन समझिए। तो मंत्री, यहां पर लिखता हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? बस इतनी सी बात आप लोगों से मैंने पूछी है और आंसर आपको यहां देना है। अब आपको लग रहा होगा कि जब विधानसभा भंग हो गई तो नए चुनाव होंगे। बिल्कुल सही है, नए चुनाव होंगे। क्या विधानसभा के भंग होते मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगी? तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है भाई, अगर विधानसभा विघटित हुई और मंत्रिपरिषद भी खत्म हो गई तो राज्यपाल को सलाह कौन देगा भाई? राज्यपाल को तो क्या लिखा है? मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देने के लिए सदैव बनी रहेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सदैव बनी रहेगी। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि विधानसभा का विघटन हो जाता है तो मंत्रिपरिषद का विघटन अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मंत्रिपरिषद हमेशा राज्यपाल को सलाह देने के लिए मौजूद रहेगी। तब तक ये मौजूद रहेगी जब तक कि नया चुनाव होके नई मंत्रिपरिषद नहीं आ जाती। जब नई मंत्रिपरिषद आएगी तो वो हट जाएगी। ये बात आप नोट करिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर मंत्रिपरिषद क्या बढ़ाओ, मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होगी, यहाँ लिख दो, समाप्त नहीं होगी। वेरी गुड, मजेदार पॉइंट था। क्लियर? बहुत अच्छे। और चीजें तो हमने आपको बताई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ मजेदार बातें आपको बताता हूं। तो आप ध्यान रखिएगा, यहां से निष्कर्ष ये निकलता है, कितना इंपॉर्टेंट बात है कि मंत्रिपरिषद हमेशा बनी रहेगी। इसका मतलब राज्यपाल अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान ने इस बात की मंशा जाहिर की है कि राज्यपाल की संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत नहीं है, वरन मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होनी चाहिए। अगर मंत्रिपरिषद संतुष्ट है तो मंत्रिपरिषद उससे राज्यपाल से कहेगी और राज्यपाल को बात माननी पड़ेगी। इसका मतलब राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि का कोई मतलब नहीं है, मंत्रिपरिषद की संतुष्टि से ही काम होगा, अदरवाइज राज्यपाल कुछ नहीं कर पाएंगे। शपथ वगैरह सब आपको बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर शपथ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप लोगों से, और वो कन्फ्यूजन भी आपको क्रिएट करेगा। देखो बहुत अच्छी बात है, जैसे शपथ की बात हमने की, ओके, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है ये बताने की जरूरत नहीं, मंत्रियों को शपथ, है ना, कौन दिलाएगा?
राज्यपाल। वेरी गुड। अब ये बताओ कि जो मंत्री शपथ लेते हैं वही शपथ प्रधानमंत्री लेंगे, वही शपथ मुख्यमंत्री भी लेंगे राज्य में। तो इनकी शपथ ऐसा नहीं कि मंत्रियों के शपथ का फॉर्मेट अलग है और सीएम के शपथ का फॉर्मेट अलग है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट दोनों का एक ही है। अब हम बात करें वेतन की, अगर वेतन, तो वेतन यहां पर देखो, वेतन अगर हम ऐसे बोले मंत्री का वेतन और मुख्यमंत्री का वेतन, मुख्यमंत्री का वेतन। अब अगर आपसे पूछे तो आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री को ज्यादा मिलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को बराबर मिलेगा, दोनों का वेतन सेम होगा, यानी समान सैलरी होगी, समान वेतन। हाँ, चूंकि ये हेड है तो इनको सुविधाएं कुछ ज्यादा मिलेंगी, सुविधाएं कुछ ज्यादा मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री को या केंद्र में प्रधानमंत्री को सुविधाएं कुछ ज्यादा मिलेंगी, लेकिन मंत्रियों का जितना वेतन होगा उतना इनका होगा। डिसाइड कौन करेगा? इनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण कौन करता है भाई, जल्दी बोलो। राज्य में है तो राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। तो राज्य के विधानमंडल के द्वारा इन्हें इनका जो वेतन है वो डिसाइड किया जाता है। क्लियर? वही वेतन इनको दिया जाता है। उत्तरदायित्व वगैरह हमने आपको बता ही दिया है सारा कुछ। क्लियर? तो पूरी मंत्रिपरिषद टीम की तरीके से काम करती है। अगर जैसे आप क्रिकेट टीम देखते हो, अगर एक बल्लेबाज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और टीम तो जीत गई, तो ये तो नहीं कहेंगे कि वो बल्लेबाज जीता है, वो बैट्समैन जीता है, वो पूरी टीम जीती है। तो एक करेगा क्रेडिट सबको मिलेगा और एक गलत करेगा तो सबको भरना पड़ेगा, बात दोनों है। क्लियर? चलो, तो क्लियर? ओके, चलो, बहुत अच्छी बात। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सारा कुछ बता दिया आपको। हाँ, त्याग, ओके 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 ओके, ठीक। अगर मान लो सीएम अपने किसी मंत्री से संतुष्ट नहीं है तो समझ लो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर इस्तीफा उसने नहीं दिया तो सीएम क्या कहेंगे? राज्यपाल से जरा देख लो इनको, बस राज्यपाल तुरंत हटा देगा। ओके, कितनी बात समझ आ गई? हाँ, वेरी गुड। मंत्रियों के टाइप बता दिए, सब कुछ हो गया, ऑलमोस्ट चीज़ें आपको बता दी गई हैं। वेरी गुड। तो ये था आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा राज्य की मंत्रिपरिषद। तो चूंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से पता थी तो हमने डिस्कस कर ली, जल्दी से खत्म हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं और बात करेंगे राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा दोनों कवर करेंगे, और उतना कवर होने के बाद फिर हमारे पॉलिटी के कुछ लिमिटेड टॉपिक बचेंगे, छोटे फूड का टॉपिक, उसको हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे। और इसके बाद जल्दी से शुरू करेंगे हम लोग इकोनॉमी। तो अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारा एप्लीकेशन रवीन अकेडमी का कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर मन चाहे कोर्स आपको खूब सारे मिलेंगे, जो चाहे वो पढ़िए आराम से। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।